हेलो बच्चों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल आरती एजुकेशन क्लासेस में स्वागत है। आज के वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं राज्य शिक्षा केंद्र भोपाल मध्य प्रदेश द्वारा जारी प्रश्न बैंक, जो कि विषय विज्ञान कक्षा 8 की है। तो आइए बच्चों, हम देखते हैं यहाँ विषय विज्ञान कक्षा 8। तो यहाँ पर हम आज के वीडियो में आपके लिए लेकर आए हैं दीर्घोत्तरीय प्रश्न। तो यहाँ पर हम देखेंगे, इसके पहले हम कुछ प्रश्नों के उत्तर लेकर आए थे। आज हम उनके आगे के जो प्रश्न हैं उनके उत्तर लेकर आए हैं। यहाँ पर हम प्रश्न नंबर 43 तक के पिछले वीडियो में देख लिए हैं, जो कि आपके वार्षिक परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं प्रश्न क्रमांक 244 से। तो आइए बच्चों, हम देखते हैं प्रश्न क्रमांक 244। लेकिन उससे पहले आप हमारे यूट्यूब चैनल आरती एजुकेशन क्लासेस को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए, ताकि आपको हमारे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। यहाँ पर देखेंगे प्रश्न नंबर 244 है, हीरा एवं ग्रेफाइट के गुणों की तुलना कीजिए। तो देखिए, यहाँ पर हमें तुलना करना है गुणों की। गुण ग्रेफाइट और हीरा। तो हीरा का गुण भौतिक रूप, ग्रेफाइट कैसा होता है? चमकदार, काला, भूरा, ठोस, अपारदर्शी पदार्थ है। और हीरा रंगहीन, चमकदार, पारदर्शी, ठोस पदार्थ है हीरा। कठोरता, इसमें ग्रेफाइट मुलायम, चिकना और फिसलदार होता है और हीरा अत्यंत कठोर होता है। उसके बाद हमारा उसका अगला पॉइंट है विद्युत चालकता। तो ग्रेफाइट में विद्युत का सुचालक है ग्रेफाइट, और हीरा विद्युत का कुचालक है। ऊष्मीय चालकता सामान्य चालक है और हीरा अत्यधिक चालक है। और इनका घनत्व 1.9 से 2.3 ग्राम सेंटीमीटर का घातांक 3 होता है, और हीरे का घनत्व 3.5 ग्राम सेंटीमीटर का घातांक 3 इतना होता है। आइए बच्चों, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 245, हीरे का उपयोग कांच काटने के लिए क्यों किया जाता है? जो हीरा है उससे कांच क्यों काटा जाता है? तो अपनी दृढ़ संरचना के कारण हीरा अत्यंत कठोर पदार्थ होता है। हीरा की क्या है? दृढ़ संरचना है, उसके कारण हीरा अत्यंत कठोर पदार्थ होता है। वास्तव में यह प्रकृति में पाए जाने वाला कठोरतम पदार्थ है। हीरा क्या है? वास्तव में प्रकृति में पाए जाने वाला कठोरतम पदार्थ है, इसलिए इसका उपयोग कांच काटने के लिए किया जाता है। आइए बच्चों, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 246, जंतु कोशिका का नामांकित चित्र बनाइए। देखिए, यहाँ पर जंतु कोशिका का नामांकित चित्र बना हुआ है। जंतु कोशिका, ये कोशिका द्रव्य, गाल्भिकीय, क्रोमेटिन, राइबोसोम, तारक केंद्र, ये प्लाज्मा झिल्ली, लाइसोसोम, नाभिकीय आवरण, केंद्रक, न्यूक्लियर रंध्र, रसधानी और इटोकॉन्ड्रिया। यह क्या है? जंतु कोशिका का नामांकित चित्र है। आइए बच्चों, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 27, पादप कोशिका का नामांकित चित्र बनाइए। जो पादप कोशिका है उसका हमें नामांकित चित्र बनाना है। यहाँ पर हम देखेंगे पादप कोशिका का नामांकित चित्र। केंद्रिका, कोशिका द्रव्य, कोशिका द्रव्य, कोशिका भित्ति, मध्य पटलिका, राइबोसोम्स, हरित लवक, रिक्तिका, क्रोमोटिन, जीवकला, टीनोप्लास्ट और हेट्रोकॉन्ड्रिया। इस तरह से पादप कोशिका का नामांकित चित्र है। आइए बच्चों, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 248, पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह को समझाइए। जो पारिस्थितिक तंत्र है उसमें ऊर्जा के प्रवाह को समझाना है। तो यहाँ पर हम देखेंगे बच्चों, पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह किसी पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा स्रोत से ग्रहण की गई ऊर्जा को उत्पादकों से विभिन्न उपभोक्ताओं और अपघटकों की ओर भोजन के रूप में स्थानांतरण होने की क्रिया को ऊर्जा का प्रवाह कहते हैं। जो पारिस्थितिक तंत्र है, तो पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह किसी पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा स्रोत से ग्रहण की गई ऊर्जा को उत्पादकों से विभिन्न उपभोक्ताओं और अपघटकों की ओर भोजन के रूप में स्थानांतरण होने की क्रिया को ऊर्जा का प्रवाह कहते हैं। इसमें अगला प्रश्न है, हम इसमें देखेंगे हम आगे, पौधों द्वारा भोज्य पदार्थ के रूप में संचित ऊर्जा का लगभग 90% स्वयं की जैविक क्रियाओं और उसके शरीर के ऊष्मा के बाहर में निकल जाता है। शेष 10% भाग संचित भोज्य पदार्थ के रूप में प्राथमिक उपभोक्ताओं द्वारा ग्रहण कर लिया जाता है।
जो शेष 10% भाग क्या होता है, संचित भोज्य पदार्थ के रूप में प्राथमिक उपभोक्ताओं द्वारा ग्रहण कर लिया जाता है। इसी प्रकार प्राथमिक उपभोक्ता भी प्राप्त ऊर्जा का 90% भाग खर्च कर देते हैं। प्राथमिक उपभोक्ता भी प्राप्त ऊर्जा का 90% भाग खर्च कर देते हैं और 10% भाग अगली पारितंत्र श्रेणी को स्थानांतरित कर देते हैं। पारितंत्र में यही क्रम चलता रहता है और अंत में अपघटक मृत जीवों के शरीर में बची शेष ऊर्जा के कुछ भाग को बाहरी वातावरण में मुक्त कर देते हैं और कुछ का स्वयं उपयोग कर लेते हैं। इस प्रकार पारितंत्र में ऊर्जा का एक दिशीय प्रवाह होता है तथा प्रत्येक स्तर में इसमें कमी आती रहती है। अंततः पारितंत्र में आहार श्रृंखला जितनी छोटी होगी उतना ही ह्रास उतना ही कम होगा। इस तरह से पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा के प्रवाह को समझाइए। आइए बच्चों अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 249, निम्न पर टिप्पणी लिखिए। खाद्य श्रृंखला और खाद्य जाल। तो यहाँ देखेंगे हम खाद्य श्रृंखला और खाद्य जाल। तो खाद्य श्रृंखला, पारितंत्र में खाद्य पदार्थों के स्थानांतरण पथ को खाद्य श्रृंखला कहते हैं। जो पारितंत्र है, पारितंत्र में खाद्य पदार्थों के स्थानांतरण पथ को खाद्य श्रृंखला कहते हैं। इसमें ऊर्जा का प्रवाह पथ सरल रेखा में होता है। इसमें क्या है, ऊर्जा का प्रवाह क्या होता है, पथ यानी सरल रेखा में होता है। प्रवाह पथ एक दिशीय होता है। इसका प्रवाह पथ क्या है, एक दिशीय होता है। और खाद्य जाल में, पारितंत्र में खाद्य श्रृंखला के संयुक्त पथों को खाद्य जाल कहते हैं। पारितंत्र में क्या है, खाद्य श्रृंखला के संयुक्त पथों को खाद्य जाल कहते हैं। इसमें ऊर्जा का प्रवाह पथ अनियमित होता है। प्रवाह पथ कई दिशाओं में होता है। इसमें क्या होता है, ऊर्जा का प्रवाह पथ अनियमित होता है, प्रवाह पथ कई दिशाओं में होता है। इस तरह से खाद्य जाल के बारे में हमने यहाँ पर बता दिया है। आइए बच्चों अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 250, खरपतवार नियंत्रण क्यों आवश्यक है। तो इसका उत्तर है, देखिए, खेत में फसल के साथ कई अवांछित पौधे उग जाते हैं। इन पौधों को खरपतवार कहते हैं। इनको हटाना आवश्यक होता है, अन्यथा ये फसल की वृद्धि पर प्रभाव डालते हैं और पशुओं एवं मनुष्यों के लिए विषैले हो सकते हैं। इनको नियंत्रण करने के कई तरीके होते हैं। देखिए, इनको नियंत्रण करने के क्या तरीके, खरपतवार से क्या होता कि फसल को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचता है। फसल उगाने से पहले खेत जोतकर इससे खरपतवार पौधे सूखकर मर जाते हैं। जो फसल उगाने से पहले अगर खेत जोतकर इससे क्या होगा कि खरपतवार पौधे सूखकर मर जाते हैं। पुष्पन एवं बीज बनने से पहले हाथ से खुरपी या फेरों की सहायता से पौधों को उखाड़ कर भी हम क्या कर सकते हैं, खरपतवार को हटा सकते हैं। खरपतवार नाशी रसायनों का उपयोग करके इससे खरपतवार पौधे मर जाते। खरपतवार रसायन 2,4-D है, इसका उपयोग करके भी हम खरपतवार पौधे मर जाते हैं। आइए बच्चों अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 251, सिंचाई क्या है, इसकी आवश्यकता क्यों होती है। तो देखिए, सिंचाई क्या है और इसकी आवश्यकता क्यों होती है। जीवित रहने के लिए पौधों को जल की आवश्यकता होती है। जीवित रहने के लिए पौधों को क्या है, जल की आवश्यकता होती है। पौधों में लगभग 90% जल होता है। फसल की स्वस्थ वृद्धि के लिए मिट्टी के नमी को बनाए रखने की आवश्यकता होती है, जिसके लिए विभिन्न अंतराल पर खेत में जल देना सिंचाई कहलाता है। जीवित रहने के लिए पौधों को जल की आवश्यकता होती है। पौधों में लगभग 90% जल होता है। फसल की स्वस्थ वृद्धि के लिए मिट्टी की नमी को बनाए रखने के लिए आवश्यकता होती है, जिसके लिए विभिन्न अंतराल पर खेत में जल देना सिंचाई कहलाता है। जल संरक्षित करने वाली सिंचाई की 2 विधियां निम्नलिखित है, छिड़काव तंत्र और ड्रिप तंत्र। तो देखिए, यहाँ पर छिड़काव तंत्र हम देखेंगे। इस विधि का उपयोग असमतल भूमि पर जहाँ पर जल कम मात्रा में उपलब्ध हो के लिए किया जाता है। इसमें नलों के ऊपर घूमने वाले नोजल लगे होते हैं। जब पंप से जल मुख्य पाइप में भेजा जाता है तो वह घूमते हुए नोजल से बाहर निकल वर्षा की भांति छिड़काव करता है। यह विधि बलुई मिट्टी के लिए अत्यंत उपयुक्त है। ड्रिप तंत्र, इसमें जल बूंद बूंद करके पौधों पर गिरता है और व्यर्थ नहीं बहता। यह कम पानी वाले क्षेत्रों के लिए एक वरदान है। यह विधि फलदार पौधे, बगीचों आदि को पानी देने का सर्वोत्तम तरीका है। इस तरह से हमने प्रश्न नंबर जो था हमारा 251 छिड़काव तंत्र और ड्रिप विधि के बारे में बताया है।
हमारा प्रश्न नंबर 252 है, ग्रेफाइट का उपयोग स्नेहक के रूप में किया जाता है। तो ग्रेफाइट का उपयोग स्नेहक के रूप में किया जाता है। ग्रेफाइट का उपयोग स्नेहक के रूप में किया जाता है क्योंकि यह मुलायम एवं चिकना होता है। ग्रेफाइट क्या होता है? मुलायम एवं चिकना होता है, इसीलिए इसका उपयोग स्नेहक के रूप में किया जाता है। आइए बच्चों अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 253, प्रकाश संश्लेषण की परिभाषा एवं समीकरण लिखिए। जो प्रकाश संश्लेषण है उसकी परिभाषा एवं समीकरण लिखिए। प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक परिस्थितियां कार्बन डाइऑक्साइड, सूर्य का प्रकाश, जल तथा क्लोरोफिल की उपस्थिति है। कार्बोहाइड्रेट तथा ऑक्सीजन प्रकाश संश्लेषण के मुख्य उत्पादक है। देखिए यहाँ पर जो प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक परिस्थितियां कार्बन डाइऑक्साइड, सूर्य का प्रकाश, जल तथा क्लोरोफिल की उपस्थिति है। यहाँ पर हम देखेंगे 6CO2 प्लस 6H2O, ये क्या है? क्लोरोफिल तथा सूर्य का प्रकाश। यहाँ पर हमें बटे में दिया है C6H12O 6 + 6O2। यह प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक शर्तें देखेंगे। जैव कोशिकाओं में क्लोरोफिल की उपस्थिति। हमने प्रकाश संश्लेषण का समीकरण भी बताया और उसके लिए जो आवश्यक शर्तें हैं वो बता रहे हैं। जैव कोशिकाओं में क्लोरोफिल की उपस्थिति, पादप की कोशिकाओं या हरे हिस्सों में पानी की आपूर्ति का प्रबंध या तो जड़ों के द्वारा या आसपास के वातावरण के द्वारा। पर्याप्त सूर्य प्रकाश उपलब्ध हो क्योंकि प्रकाश संश्लेषण के लिए सूर्य प्रकाश आवश्यक होता है। इस तरह से प्रकाश संश्लेषण की परिभाषा एवं समीकरण को हमने बता दिया। आइए बच्चों उसके बाद उसमें जो अगला क्रमांक है, पर्याप्त CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, जो प्रकाश संश्लेषण के दौरान शर्करा के निर्माण के लिए महत्वपूर्ण अवयव है। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है, प्रश्न क्रमांक 254, तालाब के पारिस्थितिक तंत्र का चित्र सहित वर्णन कीजिए। तो तालाब है, तालाब का जो पारिस्थितिक तंत्र है उसका हमें चित्र सहित वर्णन करना है। तो देखिए तालाब पारितंत्र के दो मुख्य अजैव व जैव घटक है। तालाब क्या है? पारितंत्र के दो मुख्य अजैव व जैव घटक है। अजैव घटक इसके अंतर्गत मृदा, अकार्बनिक व कार्बनिक पदार्थ, प्रकाश, ताप, वायु, जल, गैसें आदि आते हैं अजैव घटक। और जैव घटक उत्पादक, उपभोक्ता व अपघटक इसके अंतर्गत आते हैं। देखिए बच्चों यहाँ पर हमने तालाब का चित्र बनाया हुआ है पारितंत्र वाला। तो यहाँ पर इसमें देखिए तालाब के पारितंत्र में अजैव भी घटक है और जैव भी घटक है। तो यहाँ देखेंगे हम उत्पादक क्या है? हरे पौधे। तालाब में जो हरे पौधे हैं वह क्या है? उत्पादक है। ये अजैव घटकों की मदद से भोजन का निर्माण करते हैं। उदाहरण के लिए स्पाइरोगायरा, लेमना, जूसिया, वैलिसनेरिया, पिस्टिया आदि, यह क्या है? उत्पादक है, हरे पौधे। और उपभोक्ता जंतु, इन्हें निम्न श्रेणी में विभक्त किया जाता है। प्राथमिक उपभोक्ता, ये हरे पौधे से भोजन प्राप्त करते हैं। प्राथमिक उपभोक्ता क्या है? हरे पौधे से भोजन प्राप्त करते हैं। उदाहरण के लिए कीट, टेडपोल, पैरामीशियम, टिड्डे आदि, यह क्या है? हरे पौधे से भोजन प्राप्त करते हैं। उदाहरण के लिए कीट, टेडपोल, पैरामीशियम, टिड्डे आदि। और द्वितीय उपभोक्ता, ये प्राथमिक उपभोक्ता को खाकर अपना पेट भरते। उदाहरण मेंढक, मोलस्क, क्रस्टेशियन, मछलियाँ आदि, यह क्या है? प्राथमिक उपभोक्ताओं को खाकर अपना पेट भरते। तृतीयक उपभोक्ता क्या? ये द्वितीयक उपभोक्ता को खाते। उदाहरण के लिए बड़ी मछलियाँ, बगुला या सारस। और अपघटक जैसे जीवाणु व कवक के मृत जीवों का अपघटन कर मुक्त हुए पदार्थों को वातावरण में पहुंचा देते हैं। ये क्या हो गया? हमारा अपघटक हो गया। तो इस तरह से हमने पारिस्थितिक तालाब के पारितंत्र का चित्र यहाँ पर बनाकर उसके उत्पादक, उपभोक्ता, प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीय उपभोक्ता, तृतीयक उपभोक्ता और अपघटक के बारे में यहाँ पर बता दिया। इसके 3 मुख्य बिंदु है, उत्पादक, उपभोक्ता और उपघटक। तो उपभोक्ता में प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता, तृतीयक उपभोक्ता आएगा। आइए बच्चों अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 255, शुद्ध बीज का चयन करते समय कौन सी सावधानी रखना चाहिए? बीजों का चयन, बीज ऐसी समुचित प्रजाति का होना चाहिए जो उगाने के लिए प्रस्तावित है। बीजों का चयन कैसा करना चाहिए? बीज ऐसी समुचित प्रजाति का होना चाहिए जो उगाने के लिए प्रस्तावित है। बीज स्वच्छ और साफ होना चाहिए। बीज परिपक्व, सुविकसित और मोटा होना चाहिए। बीज कैसे? परिपक्व,
सुविकसित और मोटा होना चाहिए, बीज की उच्च अंकुरण क्षमता होना चाहिए, जब भी बीज से अच्छे से पौधे उगेंगे। आइए बच्चों अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न क्रमांक 256। मधुमक्खी पालन का महत्व समझाइए। जो मधुमक्खी पालन है उसका महत्व हमें समझाना है। तो मधुमक्खी का पालन रोजगार और आय के साधन हेतु, मधुमक्खी का पालन कहाँ होता है? रोजगार और आय के साधन हेतु। यह सरल और सस्ता उद्योग है। मधुमक्खी पालन क्या है? सरल और सस्ता उद्योग है। कृषि उद्यानिकी एवं वानिकी फसलों में गुणवत्ता व उपज बढ़ाने हेतु, कृषि उद्यानिकी एवं वानिकी फसलों में गुणवत्ता व उपज बढ़ाने हेतु, पर्यावरण सुरक्षा एवं पारिस्थितिकी विकास हेतु हम मधुमक्खी पालन का उपयोग कर सकते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 258, अम्ल वर्षा किसे कहते हैं? तो देखिए यहाँ पर विभिन्न औद्योगिक संस्थानों, स्वचालित वाहनों एवं ईंधन पदार्थों के जलने से CO2, SO2 और SO3 एवं नाइट्रोजन ऑक्साइड एवं गैस वायुमंडल में मिलती है। ये गैसें जल बाष्प व वर्षा जल के साथ क्रिया करते हैं। ये गैसें क्या करते? जल बाष्प व वर्षा जल के साथ क्रिया करके क्रमशः कार्बनिक, सल्फ्यूरिक एवं नाइट्रिक व नाइट्रिक अम्ल बनाती हैं। ये सभी अम्ल वर्षा जल के साथ घुलकर उसकी अम्लीयता बढ़ाते हैं। जल की ऐसी वर्षा जिसमें अम्लता अधिक होती है अम्ल वर्षा कहलाती है। यह क्या हो गया? अम्ल वर्षा के बारे में। और अम्लीय वर्षा, यहाँ पर अम्लीय वर्षा का प्रभाव देखेंगे हम। त्वचा में जलन व फफूंदी उत्पन्न होना, इन्फ्लुएंजा, ब्रोंकाइटिस व निमोनिया रोग होते हैं। जलीय जीवों, पादपों, फसलों, मूर्तियों, इमारतों या स्टेचू इत्यादि को नुकसान पहुंचाता है। आइए बच्चों अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न क्रमांक 259, सजीवों में कोशिका मूलभूत संरचनात्मक इकाई है, समझाए। सजीवों की जो कोशिका है वह क्या है? मूलभूत संरचनात्मक इकाई है। कोशिका सजीवों की मूलभूत संरचनात्मक इकाई है। जिस प्रकार भवन निर्माण के लिए ईंटों का प्रयोग होता है, उसी प्रकार सजीव जगत के जीव भिन्न भिन्न होते हुए भी कोशिका के बने होते हैं। इसीलिए यह कहा जाता है कि कोशिका के आधार पर सजीवों को दो भागों में बांट सकते हैं, एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय। एक कोशिकीय जीवों में सभी कार्य एक कोशिका द्वारा ही किए जाते हैं, परंतु बहुकोशिकीय सजीवों में विभिन्न कोशिकाएं मिलकर ऊतक तथा विभिन्न ऊतक मिलकर अंगों का निर्माण करते हैं। विभिन्न कार्यों के लिए विशिष्ट अंगों का प्रयोग होता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि कोशिका सजीवों की मूलभूत संरचनात्मक इकाई है। कोशिकाओं के बने यह क्या है? सभी प्रकार के जीवों की संरचना अलग अलग है, फिर भी कोशिका सजीवों की मूलभूत संरचना है। कोशिकाओं के बिना सजीवों का शरीर नहीं बनता। इन्हें दो भागों में बांट सकते, एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय। इस तरह से हमने कोशिका के बारे में बताया। आइए बच्चों अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न क्रमांक 260, मानव तंत्रिका कोशिका का रेखा चित्र बनाइए। जो मानव तंत्रिका कोशिका है इसका रेखा चित्र बनाना है। केंद्रक कोशिका का एक्सॉन, तंत्रिकाक्ष, कांत और द्रुमिका, एक्सॉन तंत्रिका का अंतिम सिर। यह क्या है? हमारा चित्र जो बना है मानव तंत्रिका का चित्र। आइए बच्चों अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न क्रमांक 261, 5 अंतःस्रावी ग्रंथियों के नाम तथा उनके द्वारा स्रावित हार्मोन्स के नाम लिखिए। 5 अंतःस्रावी ग्रंथियों के नाम तथा उनके द्वारा स्रावित हार्मोन्स के नाम लिखना है। अंतःस्रावी ग्रंथियों के नाम और स्रावित हार्मोन्स, तो देखिए यहाँ पर एक थायराइड, पिट्यूटरी, एड्रिनल, पैराथायराइड, वृक्षण, पेनाक्रियास और अंडाशय। तो इसमें हम देखेंगे थायराइड क्या है? थायरॉक्सिन। स्रावित हार्मोन क्या है? अंतःस्रावी ग्रंथि का थायराइड से जो हार्मोन्स निकलता है वो थायरॉक्सिन। पिट्यूटरी का बहुत से हार्मोन जिसमें वृद्धि हार्मोन मुख्य है। एड्रिनल हार्मोन। पैराथायराइड में पैराथायराइड हार्मोन्स। वृक्षण में पौरुष हार्मोन। पेनक्रियास में स्त्री हार्मोन और अंडाशय में 3 हार्मोन्स एस्ट्रोजन। इस तरह से जो हमारी अंतःस्रावी ग्रंथियों के स्रावित हार्मोन के हमने यहाँ पर नाम बता दी। आइए बच्चों अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न क्रमांक 262, यौनारंभ के समय होने वाले शारीरिक परिवर्तनों की सूची बनाइए। तो यौनावस्था के समय होने वाले परिवर्तन, देखिए यौनावस्था के समय होने वाले परिवर्तन के बारे में हमें यहाँ बताना है। तो
शारीरिक आकृति में परिवर्तन, लड़की के कंधे फैलकर चौड़े हो जाते, लड़कों के कंधे फैलकर चौड़े हो जाते हैं और लड़कियों की कमर का निचला भाग चौड़ा हो जाता है। लड़कों में शारीरिक पेशियां लड़कियों की अपेक्षा सुस्पष्ट एवं गूठी दिखाई देती है। लंबाई में वृद्धि, इस समय शरीर की लंबी अस्थियों की लंबाई में वृद्धि होती है और व्यक्ति लंबा हो जाता है। लगभग 18 वर्ष की आयु तक लड़के व लड़कियां अपनी अधिकतम लंबाई प्राप्त कर लेते, जो आनुवंशिक जीन पर निर्भर करती है। 18 वर्ष तक ही लड़कों या लड़कियों की लंबाई बढ़ती है, जो उनके आनुवंशिक जीन पर निर्भर करती है। आइए बच्चों अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न क्रमांक 3। स्वेद एवं तैल ग्रंथियों में वृद्धि। तो स्वेद एवं तैल ग्रंथियों में किशोरावस्था में इनका स्राव बढ़ जाता है, जिससे कुछ व्यक्तियों में चेहरे पर मुहासे आदि हो जाते हैं। स्वेद तैल ग्रंथियों में क्यों किशोरावस्था में इनका स्राव बढ़ जाता है, इससे कुछ व्यक्तियों में चेहरे में पर मुहासे आदि हो जाते हैं। फिर अगला स्वर में परिवर्तन, लड़कियों का स्वर यंत्र अपेक्षाकृत छोटा और स्वर उच्च तारत्व वाला होता है। लड़कों का स्वर यंत्र विकसित होकर बड़ा हो जाता है और कभी कभी आवाज भर्राने या फटने लगती है। यह क्या होगा, स्वर में परिवर्तन। अगला है हमारा मानसिक, बौद्धिक एवं संवेदनात्मक परिपक्वता। तो किशोर अधिक स्वतंत्र तथा सचेत होते हैं। इस समय सीखने की क्षमता सर्वाधिक होती है। कभी कभी परिवर्तनों की वजह से शरीर अपने आप को असुरक्षित महसूस करने लगता है। इस तरह से यौनावस्था के समय होने वाले परिवर्तन, शारीरिक आकृति में परिवर्तन, लंबाई में वृद्धि, स्वेद एवं तैल ग्रंथियों में वृद्धि, स्वर में परिवर्तन, मानसिक, बौद्धिक एवं संवेदनात्मक परिपक्वता होती है। आइए बच्चों अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न क्रमांक 263। तड़ित से अपनी सुरक्षा के कोई 5 उपाय लिखे। जो तड़ित है, तड़ित से अपनी सुरक्षा के कोई 5 उपाय लिखना है। तो यदि खुले क्षेत्र में हो तो जमीन पर सिमट कर नीचे बैठे, यदि वाहन में हो तो वाहन की खिड़की दरवाजे बंद कर दे, स्नान न करे और विद्युत तारों तथा धातु की चीज़ों को न छुए। यह क्या हो गया, तड़ित यानी बिजली चमकते समय की बात है। उस समय हमें कैसे सुरक्षा करना है वह हमसे यहाँ पर पूछा गया। तो यदि खुले क्षेत्र में हो तो जमीन पर सिमट कर नीचे बैठे, यदि वाहन में हो तो वाहन की खिड़की दरवाजे बंद कर ले और स्नान न करे, विद्युत तारों तथा धातु की चीजों को न छुए। आइए बच्चों अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न क्रमांक 264। आवेशित गुब्बारा दूसरे आवेशित गुब्बारे को प्रतिकर्षित करता है, जबकि अनावेशित गुब्बारा आवेशित गुब्बारे द्वारा आकर्षित किया जाता है। व्याख्या कीजिए। इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि दोनों वस्तुओं पर विजातीय आवेश है, क्योंकि विपरीत आवेश ही एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। आइए बच्चों अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न क्रमांक 265। मोमबत्ती का ज्वाला का नामांकित चित्र बनाइए। तो देखिए यहाँ पर मोमबत्ती की ज्वाला का नामांकित चित्र बनाया हुआ है। सबसे गर्म भाग, सबसे कम गर्म, सबसे कम गर्म मोमबत्ती। पूर्ण दहन का बाह्य क्षेत्र, आंशिक दहन वाला क्षेत्र, भाग पीला जो दिख रहा, और बिना जली मोमबत्ती का सबसे आंतरिक भाग। और यह मोमबत्ती, तो हमने यहाँ मोमबत्ती की ज्वाला का चित्र बनाया हुआ है। आइए बच्चों अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न क्रमांक 266। समझाइए कि CO2 किस प्रकार आग को नियंत्रित करती है। जो CO2 है वह किस प्रकार आग को नियंत्रित करती है। तो ऑक्सीजन से भारी होने के कारण CO2 आग को एक कंबल की तरह लपेट लेती है। CO2 क्या है, ऑक्सीजन से भारी होने के कारण एक कंबल की तरह लपेट लेती है। इससे ईंधन और ऑक्सीजन के बीच संपर्क टूट जाता है और आग पर नियंत्रण हो जाता है। CO2 आग को एक कंबल की तरह लपेटकर इससे ईंधन और ऑक्सीजन के बीच संपर्क टूट जाता है। आइए बच्चों, यदि किसी को आग लगती है, कोई जलता है, तो उस पर कंबल डाल दिए तो उससे क्या होगा कि वह CO2 से उसका नियंत्रण हट जाएगा और आग बुझ जाएगी। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 267। किशोर अवस्था को परिभाषित कीजिए। किशोर अवस्था में किस प्रकार का आहार सर्वोत्तम है। तो देखिए यहाँ पर जीवन काल की वह अवधि जब शरीर में ऐसे परिवर्तन होते हैं जिसके परिणाम स्वरूप जनन परिपक्वता आती है। जीवन काल की वह अवधि जब शरीर में ऐसे परिवर्तन आते हैं जिसके परिणाम स्वरूप जनन परिपक्वता आती है, किशोर अवस्था कहलाती है। वह क्या कहलाती है, किशोर अवस्था। यह लगभग 11 वर्ष की आयु से आरंभ होकर 18 से 19 वर्ष की आयु तक रहती है। किशोर अवस्था क्या है, 11 वर्ष की आयु से आरंभ होकर 18 से 19 वर्ष की आयु तक रहती है। क्योंकि किशोर अवस्था अंग्रेजी के 13 से 18 या 19 वर्ष की आयु तक होती है, इसीलिए किशोरों को टीनेजर्स भी कहा जाता है। किशोर अवस्था में पौष्टिक एवं संतुलन भोजन ग्रहण करना चाहिए।
आइए बच्चों अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 268, भूकंप क्या होता है? भारत के 3 राज्यों प्रदेशों के नाम लिखिए जहां भूकंपों के झटके अधिक संभावित है। भूगर्भ में होने वाली घटनाओं के कारण उत्पन्न कंपन से धरती पर कुछ भाग हिलता है जिसे भूकंप कहते हैं। यह भारत के कश्मीर, राजस्थान, कच्छ, करण, गुजरात राज्यों से अधिक भूकंप आता है। भूकंप क्या होता है कि भूगर्भ में होने वाली घटनाओं के कारण उत्पन्न कंपन से धरती पर कुछ भाग हिलता है जिससे भूकंप कहते हैं। यह भारत के कश्मीर, राजस्थान, कच्छ, करण, गुजरात के राज्यों में अधिक भूकंप आता है। आइए बच्चों अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 269, संतति का लिंग निर्धारण किस प्रकार होता है? संक्षिप्त में समझाइए। जो संतति का लिंग निर्धारण किस प्रकार होता है हमें संक्षिप्त में समझाना है। तो युग्मक देखिए, अंडाणु तथा शुक्राणु का जो युग्मक है उसमें गुणसूत्रों का एक जोड़ा होता है। अंडाणु में सदा एक यक्स गुणसूत्र होता है, परंतु शुक्राणु 2 प्रकार के होते हैं। गुणसूत्र है यक्स तथा वाय गुणसूत्र वाले। जब यक्स गुणसूत्र वाला अंडाणु शुक्राणु यक्स गुणसूत्र वाला शुक्राणु अंडाणु को निषेचित करता है तो मादा शिशु में विकसित होता है, और जब वाय गुणसूत्र वाला शुक्राणु अंडाणु को निषेचित करता है तो नर शिशु विकसित होता है। इस तरह से संतति लिंग निर्धारण किस प्रकार, तो युग्मक, अंडाणु तथा शुक्राणु के गुणसूत्रों को हमने यहाँ पर बता दिया है। आइए बच्चों अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 270, आपको एक हल्की पेटिका धकेलनी है तथा एक भारी पेटिका धकेलनी है। कौन सी पेटिका को धकेलने में घर्षण का बल अधिक अनुभव करेंगे और क्यों? कौन सी पेटिका धकेलेंगे तो घर्षण का बल अधिक अनुभव करेंगे? तो एक फुलाए हुए गुब्बारे को संश्लेषित कपड़े के टुकड़े से रगड़कर एक दीवार पर यदि दबाया जाए तो वह दीवार से चिपक जाता है। इस दिशा में दीवार तथा गुब्बारे के बीच आकर्षण के लिए उत्तरदायी बल स्थिर वैद्युत असंपर्क बल है। इस तरह से हमने अगला प्रश्न देख रहे। प्रश्न क्रमांक 271, आग लगने के समय फायरमैन पानी के हौज से पानी का उपयोग करने से पहले उस क्षेत्र की मुख्य विद्युत आपूर्ति को बंद कर देते हैं। कारण स्पष्ट कीजिए। क्यों? क्योंकि साधारण पानी विद्युत का सुचालक है। साधारण पानी क्या है? विद्युत का सुचालक है। यदि छिड़काव करते समय कुछ पानी विद्युत बोर्ड आदि में चला जाए तो सारे क्षेत्र में विद्युत धारा फैलने का खतरा बन जाएगा, जिससे जान माल तक की हानि हो सकती है। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 272, क्या शुद्ध जल विद्युत का चालन करता है? यदि नहीं तो इसे चालक बनाने के लिए हम क्या कर सकते हैं? तो शुद्ध जल विद्युत का चालन नहीं करता है। यदि उसमें नमक विलय कर दिया जाए तो वह विद्युत का चालक बन जाता है। इस तरह से आज के वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए थे जो हमारी राज्य शिक्षा केंद्र भोपाल मध्य प्रदेश द्वारा जारी प्रश्न बैंक जो है उसमें हम विज्ञान विषय के प्रश्न जो लघुत्तरीय प्रश्न है वो लेकर आपके लिए आए थे। आने वाले वीडियो में हम आपके लिए दीर्घोत्तरीय प्रश्नों को लेकर आएंगे। यह प्रश्न आपके लिए वार्षिक परीक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, इसीलिए आप इन प्रश्नों को ध्यान से समझिए और अपने नोटबुक में नोट भी कर सकते हैं ताकि आपको वार्षिक परीक्षा के समय पढ़ने में दिक्कत ना हो। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि आपको हमारे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे।